तो चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोगों का जो जियो केमिस्ट और जियो साइंटिस्ट और जियो फिजिक्स का जो प्रीलिम्स वाला पेपर था जीएस वाला, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करने वाले। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया था 46 में। तो पहला ये क्वेश्चन था, इसमें ये पॉलिटी का है, ठीक है। तो पॉलिटी का पहला क्वेश्चन पूछ रहा था फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस की गई थी किस अमेंडमेंट के द्वारा। तो ये हमें पता है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसमें ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है इंक्लूड की गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स हमें पता है कौन सा नहीं है। तो देखो राइट ऑफ प्रॉपर्टीज जो हटा दिया गया था, इससे लीगल जो है एक्ट बना दिया गया था। तो ये जो है इसी का 47 का जो 47 का जो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट का ए हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया एज अ डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। तो मतलब जो है भारत का जो संविधान बना था किस दिन लागू हुआ था, ये 26 जनवरी 1915 को था, ठीक है। ये पूछा था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 49, ग्रीन रिवॉल्यूशन एज एन एग्रीगेरियन रिवॉल्ट एम्ड एट द रिवोल्यूशनरी ऑफ द प्रोडक्शन। अब देखिए ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है किससे रिलेटेड है, कि ये क्वेश्चन आया था। तो ये हमें पता होना चाहिए ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो जो है फूड ग्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब जो ग्रेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्हेंस किया जा रहा है, डेवलपमेंट उनका किया जा रहा है, ताकि डिफरेंट जो है ग्रेन्स से हम लोग डिफरेंट एग्रीकल्चर्स करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए वन पंचायत ऑफ द विलेज फॉरेस्ट काउंसिल्स आर द यूनिक टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो था ये किसके लिए यूनिक है, तो वो उत्तराखंड के लिए यूनिक है, ठीक है, यूके के लिए। तो ये इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है 51। देखिए कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिटरमाइन द पोलरिटी ऑफ एन अनमार्क्ड बार। तो देखिए बार मैग्नेट, मतलब फिजिक्स में मैग्नेटिक फील्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, और उसके साथ साथ जो है जो बर्नौली की थ्योरम है उस पर कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिटरमाइन द पोलरिटी। मतलब क्या क्या दे दिया है, उस अनमार्क्ड तुम्हारा बार दे दिया गया तुमको, ठीक है। तो कैसे पहचानो कि उसकी पोलरिटी किधर से किधर की ओर है। तो अगर हम लोग कंपास को अगर यूज़ कर लें तो हमें पता है कंपास क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है कि उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, ठीक है। उसकी हेल्प से हम लोग कंपास की हेल्प से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके क्या कह रहा था, मैग्नेटाइजेशन इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटाइजेशन जो होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, ठीक है, वो पूछ रहा है इसमें। तो देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए थे। कैन नेवर वैनिश, कभी वैनिश नहीं हो सकता, पहला। इट ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड क्या कह रहा है, इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मे नॉट वैनिश इवन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज रेड्यूस जीरो। तो हम जानते हैं कि जो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लें कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर भी उसमें क्या होता है, मैग्नेटिज्म रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा फेरो मैग्नेटिक के लिए, करेक्ट ऑप्शन 52 का डी वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 54 कह रहा हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन टू बी द फर्स्ट वन टू कंसिडर द रोल ऑफ द इनर्शिया इन मोशन। तो देखिए न्यूटन्स का लॉ है इनर्शिया मोशन, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इसका यही आंसर होगा, ठीक है। फर्स्टली पूछ रहा है, आइजैक न्यूटन ही थे जो इन्होंने क्या किया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कोरिलेट किया था, जिन्होंने फर्स्ट ला दिया था न्यूटन्स का, ठीक है। तो ये क्या था, लॉज ऑफ मोशन में। तो आइजैक न्यूटन हो जाएंगे इसके करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो 54 का ये जो होगा करेक्ट ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 55 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो बॉडी का फ्रीली फॉल हो रही है, फ्रीली फॉल हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ है कि जितनी भी आसपास के फोर्सेस लग रहे थे वो सब नेग्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो केवल एक फोर्स काम करेगा जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो इसमें जो है इसके करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, इट एक्सेलरेट्स, और दूसरा क्या कह रहा है, इट्स मोमेंटम कीप्स ऑन चेंजिंग। तो नॉट पूछ रहा है कौन सा ही नहीं है, तो एक्सेलरेट तो करता है, ठीक है। इट्स मोमेंटम कीप्स ऑन चेंजिंग, बिल्कुल। इट्स मोशन इज अफेक्टेड ओनली बाय द ग्रेविटी, इसका मोशन जो है केवल ग्रेविटी के द्वारा अफेक्ट होगा, ठीक है। ये तीनों सही निकले हैं, हाँ ग्रेविटी अफेक्ट करती है। फोर्थ क्या कह रहा है, इट्स मोशन इज अफेक्टेड बोथ बाय द ग्रेविटी एज वेल एज एयर। तो एयर के रेजिस्टेंस को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, तो एयर का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा अगर बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, ठीक है, केवल ग्रेविटी काम करती है। तो 55 का करेक्ट ऑप्शन हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस। तो न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस जो होता है उसमें कौन सा सही है। तो सबसे पहला क्या कह रहा है कि लाइट
लाइट इनिशियल न्यूक्लियाइड्स हैव द लेसर नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। तो हमें पता है कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का रेशियो के बेसिस पे ही क्या होते हैं, जो हैवियर न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या करते हैं, लाइटर में, ठीक है, टूटते चले जाते हैं, जिसी को हम लोग फिशन के नाम से जानते हैं। और फ्यूज़न क्या होता है, जिसमें ये जुड़ते हैं, ठीक है, बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं स्टेबल। तो देखिए क्या होते हैं, हायर जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं, ये क्या करते हैं, स्मॉलर में टूटते जाते हैं, जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो लगभग एक क्या इक्वल आ जाए, या तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन लगभग बराबर हो जाए, तब तक टूटते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था, सेकंड ऑप्शन देखिए, हैवी इनिशियल न्यूक्लियाइड्स ऑफ द लेसर नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स। तो ये भी गलत है। ऑल इनिशियल न्यूक्लियाइड, जितने भी मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, हमें पता है उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं प्रोटॉन से। जैसे कि 92 यूरेनियम 235 निकाल लीजिए, न्यूट्रॉन अपने आप देख लीजिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये क्या होते हैं, टूटते रहते हैं स्मॉलर में, तब तक टूटते रहेंगे जब तक कि न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के इक्वल ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अ सिस्टम ऑफ द रिजिड बॉडी इज कंसाइड विद देयर सेंटर ऑफ द मास इफ एंड ओनली इफ। तो देखिए, तो सेंटर ऑफ मास जो होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कंसाइड कर जाए केवल केवल कब, देयर सेंटर ऑफ द मास इज एट द जियोमेट्रिकल सेंटर। तो हाँ बिल्कुल सही, तो अगर उनका सेंटर ऑफ मास जो होगा उसका जियोमेट्रिकल सेंटर पे है तो बिल्कुल कंसाइड कर जाता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अ सिस्टम द रिजिड बॉडी इज कंसाइड विद देयर सेंटर ऑफ द मास ओनली इफ, ठीक है। तो कंसाइड तभी करेगा जब वो जियोमेट्रिकल सेंटर पर लाई करना चाहिए। तो इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर ये यही होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा था, हाउ डू द स्केलर क्वांटिटीज़ डिफर फ्राम द वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ जो हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ से किस तरीके से डिफर करती हैं। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रहा था, ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू क्वांटिटीज़ इज दैट द स्केलर क्वांटिटी इंक्लूड्स मैग्नीट्यूड। तो स्केलर में हमें पता है तो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। चलिए ये तो सही था, लेकिन और भी देख लेते हैं ऑप्शन। अब देखिए, बोथ द क्वांटिटीज़ इंक्लूड द डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, ये भी सही है। स्केलर क्वांटिटीज़ कैन बी कंबाइंड यूजिंग द रूल्स ऑफ द ऑर्डिनरी अलजेब्रा, वेयर इज वेक्टर क्वांटिटीज़ कैन बी कंबाइंड यूजिंग द रूल्स ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा। चलिए आगे देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी इंक्लूड्स द मैग्नीट्यूड ओनली, वेयर इज द वेक्टर क्वांटिटी इंक्लूड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ क्वांटिटीज़ कैन बी कंबाइंड यूजिंग द रूल्स ऑफ द अलजेब्रा। और फोर्थ क्या कह रहा था, वेक्टर क्वांटिटी इंक्लूड्स मैग्नीट्यूड ओनली, स्केलर क्वांटिटीज can be combined using the rules of ordinary algebra, whereas the vector quantity includes both the magnitude and direction, and vector quantities can be combined using the rules of the vector algebra। इसका ये करेक्ट ऑप्शन यही वाला सही था, ठीक है। क्योंकि जो स्केलर होंगे उनको स्केलर के अलजेब्रा के सम से हम लोग, ठीक है, उनको कंबाइन कर सकते हैं। जो वेक्टर होंगे वेक्टर को अलग, स्केलर और वेक्टर को एक साथ नहीं कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जानना चाह रहा था। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, विच टू कंपेटिंग इफेक्ट्स डिटरमाइन द साइज ऑफ द स्टार। स्टार के साइज़ को जो है किन दो फैक्टर से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा था, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट्स। दूसरा क्या कह रहा था, न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट्स। अगला बोल रहा था न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड द ग्रेविटेशनल इफेक्ट। तो ये इसका यही ऑप्शन था, ठीक है। इससे हम लोग जो है इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड द ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स की हेल्प से हम लोग स्टार जो होता है उसके साइज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव्स दैट मेक देम डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट। जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं वो किस वजह से उनको डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए इसका करेक्ट क्या आंसर है, जो लॉन्ग, क्योंकि एनर्जी हम लोग जानते हैं जो वेव्स आती आती अर्थ पे क्या होते हैं, इनकी एनर्जी काफ़ी जो होती है वीक हो जाती है, काफ़ी वीक हो जाती है। इसका मतलब क्या, एनर्जी काफ़ी लो हो गई है, इसका मतलब लॉन्ग वेवलेंथ क्या हो गई, लॉन्ग हो गई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। अब देखिए 60 में क्या कह रहा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट द अपीयरेंस ऑफ द कलर ऑफ द सन इन द स्काई। तो स्काई में सन का कलर जो होता है दिखाई देता है, क्यों। तो हमें पता है कि एट एस सनसेट और सनशाइन सनलाइट ट्रेवल्स मोर डिस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर एंड हायर फ्रीक्वेंसी रेडिएशन स्कैटर्स अवे रिजल्टिंग इन द रेड सनसेट और सनलाइट। तो हमें पता है सुबह हो या शाम हो तो हमें सनलाइट जो होती है रेड चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसा क्यों, हमें पता है स्कैटरिंग होती है। तो सुबह के टाइम हम लोग जानते हैं एनर्जी हाई होती है, इसका मतलब क्या होगा, वेवलेंथ शॉर्टर होगी और फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 60 का ए होना चाहिए, ठीक है, यही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सारे इसके ऑप्शन दिए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग फोर्थ स्लाइड देख लेते हैं। अब से देखिए 62 में क्या करता है, अपीयरेंस ऑफ द रेनबो इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर इज़ ड्यू टू। अब जो हमें रेनबो दिखाई देता है तो हमें पता है किस वजह से दिखाई देता है, तो डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, सॉरी रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, इस वजह से हमें दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा था सबसे पहला करेक्ट ऑप्शन क्या, सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया था, डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन तो प्रिज्म में होता है, यहाँ तो होता नहीं है, ठीक है। तो ये डिफ्रैक्शन तो गलत हो गया। आगे क्या कह रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे नहीं होता है,
ठीक है। इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, जो है सॉलिड से हमें किस में निकलना चाहिए, एयर में निकलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। रिफ्रैक्शन लाइट इन वाटर ड्रॉपलेट्स ओनली, तो रिफ्लेक्शन, हाँ ये सही है कि रिफ्लेक्शन होता है। और टोटल इंटरनल, जहाँ पर ये इंटरनल इंटरनल है उसको कट करते जाओ बस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था। ऑन अ वेरी हार्ड डे वी ऑफन सी द शिमरिंग वेवी लाइंस नियर द ग्राउंड। हमें पता है कि जब हम लोग नहीं बस से चलते हैं या सामने चलते हैं तो धूप बहुत ज़्यादा, जब तेज़ी से धूप होती है तो क्या होती है, तो एक रेडिएशन टाइप की सड़क पर निकलती हुई दिखाई देती है, उसी को बोलते हैं शिमरिंग वेव्स। ठीक है, शिमरिंग वेवी लाइंस। ठीक है, तो ये पूछ रहा है किस वजह से होती हैं। ये होता है जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा, 63 का बी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए इसको पढ़ ले। अब देखिए कह रहा है 65 में द डेरिवेशन ऑफ द बर्नौली इज इक्वेशन फॉर द फ्लूइड फ्लो टेक्स सर्टेन एजम्पशंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस इज नॉट अमंग देम। तो बर्नौली ने क्या किया था, जो अपने स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए कुछ जो एजम्पशंस लिए थे उसमें पूछ रहा कौन नहीं है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस कैन बी नेग्लेक्टेड। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट करना नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स को इन्होंने कंसिडर किया था। अब देखिए अगला क्या कह रहा था, टर्बुलेंस ऑफ द फ्लूइड कैन बी नेग्लेक्टेड। हाँ, इसको नेग्लेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो विस्कस फोर्स को नेग्लेक्ट कर दिया था, फ्रिक्शनल फोर्स को भी नेग्लेक्ट कर दिया था, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट नहीं किया गया था। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि नॉट पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा था। विद रेफरेंस टू द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग पढ़े हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कंडीशन में क्या है, तो देखिए पूछ रहा है इट इज़ मच मोर